हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उस धमाके के बाद साउन और वो बूढ़ा आदमी दूर जाकर गिरते हैं। इधर ईना हीजो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, इसलिए तुम्हें ये शादी करनी पड़ी। पर इस बेग फैमिली ने हमें स्टार्टिंग से ही धोखे में रखा, इसलिए तुम्हें इस शादी में रहने की जरूरत नहीं है और मैं इस फैमिली का सीक्रेट पता लगा कर रहूंगी। और ये बोलकर ईना वहाँ से जाने लगती है। तभी हीजो कहती है कि वो मेरी मर्जी थी, मैंने साउन को चूज किया था। एक वही नहीं है जिसके सीक्रेट्स हैं, मैंने भी उसे धोखा दिया है। यहाँ तक कि मैं बात कर सकती हूँ ये भी मैंने उससे छुपाया था। पर हीजो को बात करता हुआ सुनकर हीना को काफी अच्छा लगता है। हीना कहती है कि जब बचपन में तुम मुझे ओन्नी कहकर बुलाती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था और फिर से तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हीजो पूछती है कि तुम्हें ये डीएनए रिपोर्ट किसने भेजा था। हीना कहती है कि पता नहीं, किसी नाम से नहीं आया था और ये तुम्हारी मॉम या मेरी डैड ने नहीं भेजा था, लेकिन जिसने भेजा था उसे ये पता था कि ये देखकर मैं साउन से शादी नहीं करूंगी। मतलब कि ये जिसने भी भेजा था वो मेरी और साउन की शादी तोड़ना चाहता था। इधर साउन को होश आता है तो वो उस बूढ़े आदमी को बाहर लेकर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ गिर जाता है जिससे फिर से वो दोनों गिर जाते हैं। इधर हीजू ईना से कहती है कि साउन का असली नाम क्या रहा होगा और क्यों वो साउन बनकर रहने लगा। ईना कहती है कि उनकी फैमिली हमारे पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन साउन को मैंने पहली बार तब देखा जब वो 15 साल का था, जिससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। और अगर बेक योंग का कोई बेटा था तो उसने 15 साल से क्यों छुपाया। और अगर साउन ने 15 साल की उम्र में उनके बेटे की जगह ली, यानी उनका अपना एक बायोलॉजिकल बेटा था जिसे वो लोग छुपा रहे थे। तो ईना के जाने के बाद यहाँ पर हीजू साउन को बार बार कॉल लगा रही थी और मैसेजेस भी कर रही थी, लेकिन साउन को कॉल नहीं लग रहा था। तो वो पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए कॉल करती है और पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे क्योंकि साउन सिर्फ 6 घंटे से गायब है। तो हीजू उन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड को काफी दिनों से धमकियां आ रही थी और अटैक भी हुआ था। तो पुलिस वाले हस्बैंड का नाम बताने के लिए कहते हैं और ये सुनकर हीजू कॉल काट देती है, जहाँ पर वो कहती है कि पुलिस को कॉल करके साउन के मिसिंग होने की रिपोर्ट करिए। और उसे बोलता सुनकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो हीजू उन्हें कहती है कि चेयरमैन बेक जांग हो अपने ग्रैंडसन से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने 15 साल की उम्र तक उसे क्यों छुपाया। कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने अपने बायोलॉजिकल ग्रैंडसन को दुनिया के सामने नहीं लाया, जिसकी वजह से उन्होंने उसके जगह पर एक फेक ग्रैंडसन को लाया। और मैं जानती हूँ कि वो आप दोनों का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। जिसपे साउन की मॉम कहती है कि हाँ ये सच है कि साउन ने हमारे बेटे की जगह ली है और तुमने उसकी वाइफ की जगह ली है। हीजू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो आप दोनों के लिए जरूरी है, इसलिए उसे ढूंढिए। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी बेक फैमिली का बटलर हीजू के पीछे आता है और उसे बताता है कि साउन जब छोटा था तो उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था और कुछ साल बाद जब वो वापस आया तो उसकी आंखें ठीक हो गई थी। हीजू सोचती है कि यानी कि उसकी आंखों का कलर अलग था और वो था बेक योंग का असली बेटा, और जो कुछ साल बाद आया था वो था मेल लीड साउन। हीजू को वो किडनैपर याद आता है क्योंकि उसकी आंखों का भी कलर अलग अलग था। यहाँ तक कि उसने हीजू को धमकी देते हुए कई बार यह भी कहा था कि बेक साउन को सबसे अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, जिससे वो समझ जाती है कि बेक फैमिली का असली बेटा वो किडनैपर ही है, जिसकी वजह से वो साउन के पीछे पड़ा था अपनी जगह वापस लेने के लिए। तभी हीजू को एक कॉल आता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। तो यहाँ पर सांगू ने साउन को हॉस्पिटल लाया था और हीजू रोते हुए उसके पास पहुंचती है और पूछती है कि साउन कहाँ पर है। सांगू कहता है कि वो अभी आईसीयू में है। हीजू उससे पूछती है कि क्या हुआ था, तो हमें कुछ देर पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। तो सांगू जिस जोंग जिंग सॉन्ग को ढूंढ रहा था वो इसी बूढ़े आदमी का नाम था और इनके शॉप में आते हुए एक आदमी की परछाई दिखाई गई थी, वो सांगू ही था। और उसने जैसे उस बूढ़े आदमी से उस चाइल्ड केयर सेंटर के मिसिंग बच्चों के बारे में पूछा, तब उन्होंने बिना कोई जवाब देते हुए सांगू को बाहर निकाल दिया था। इसलिए सांगू यहाँ से शहर आने के लिए लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में साउन को उसी तरफ जाते हुए देखा, तो आगे से यूटर्न लेते हुए वो फिर से साउन के पीछे जुआन फिशिंग सेंटर पहुंचा, जहां शॉप में आग लगी हुई देखकर उसने साउन और उस बूढ़े आदमी को बाहर निकाला। और यहाँ सांगू पूछता है कि वहाँ आग किसने लगाई होगी और साउन वहाँ पर क्या कर रहा था और तुम्हारा साउन के साथ क्या रिलेशन है, मुझे ये तीनों ही नहीं पता। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि साउन आउट ऑफ डेंजर है और उसे अभी होश नहीं आया। तो हीजू उसके पास आकर बैठती है और उसकी कंडीशन देखकर बहुत दुखी होती है। तो अब वो साउन को प्रोटेक्ट करेगी, वो कहती है। इधर यूरी सांगू को कॉल कर रही थी ये बताने के लिए कि इनके हाई अथॉरिटी इनके क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं, पर सांगू उसका कॉल नहीं उठाता। इधर साउन का वो रिपोर्टर फ्रेंड यूरी से मिलता है जो कि यूरी का सीनियर था और वो यूरी से मिसिंग चाइल्ड केयर सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। और अब यूरी को तो इस प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कह दिया गया था, इसलिए यूरी इन्हें बता देती है कि ऑर्फनेज से 4
4 बच्चे गायब हुए थे। इसमें एक बच्चा जुड़वा भाइयों में से एक था और इसका दूसरा भाई जिंदा है। वही किडनैपर यानी कि असली साउंड। नाम का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसे किडनैपर ही कहेंगे। और उसे उसके पार्टनर का मैसेज आता है जिसका नाम इसने मास्टर करके सेव किया था, क्योंकि इसका पार्टनर ही है असली मास्टरमाइंड, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो मास्टर किडनैपर को वार्निंग देता है और अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो जान गया था कि जुबान फिशिंग में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि किडनैपर है। पर किडनैपर को ये पता ही नहीं था कि उस शॉप के अंदर साउंड कैसे आया। मास्टर कहता है कि शुक्र मनाओ, साउंड अभी जिंदा है। और इधर साउंड को अभी तक होश नहीं आया था, पर उसके बुरे सपने के जरिए हमें असली कहानी का पता चलता है, जहाँ पर मिस्टर जोंग साउंड के ग्रैंडपा के लिए काम करते थे और मिस्टर जंग ने ही मेल लीड साउंड को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन उसने देखा कि चेयरमैन जांगो अपने ग्रैंडसन असली साउंड के साथ मिस्टर जंग से मिलने आए थे, जिन्हें वो एक बड़ा सा सूटकेस देकर जाते हैं, जिसको मिस्टर सॉन्ग बोट में कहीं लेकर जाने वाले थे। तब साउंड ने उनसे पूछा था कि उस ओल्ड मैन के साथ जो बच्चा आया था वो कौन था, और ये सुनकर मिस्टर जंग उसे जल्दी से अंदर ले जाते हैं और उसे बाहर निकलने से मना करते हैं। और दूसरी तरफ साउंड को रात में किसी बच्चे की और जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि चेयरमैन जांगो अपने ग्रैंडसन को पानी में डुबाकर मार रहे थे और वो बच्चा मदद के लिए चीख रहा था। तभी मिस्टर जांग आ जाते हैं और वो साउंड को लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद चेयरमैन जांगो साउंड के पास आता है और कहता है कि कुछ लोग पैदाइशी मॉन्स्टर होते हैं और वो मॉन्स्टर मेरी फैमिली में कैसे पैदा हो सकता है। पहले उसने मछलियों को मारा और फिर जानवरों को और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी मार दिया, और ये काले बैग लाशों से भरते गए, लेकिन अब वो खुद उनमें से एक बैग में है और अब मैं जिसे चाहूँ अपने ग्रैंडसन की जगह पर ला सकता हूँ। और बच्चे, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कोई नाम क्यों नहीं दिया। और उनकी इस बात से पता चलता है कि चेयरमैन जांगो और मेनली साउंड का कोई तो रिलेशन है, तो यहाँ से इन्होंने मेनली साउंड को अपने ग्रैंडसन की जगह से रिप्लेस कर दिया, यानी कि शिनेल चाइल्ड केयर सेंटर के जो गायब बच्चे हुए थे उन्हें असली साउंड यानी कि किडनैपर ने बचपन में मार दिया था। और अब चेयरमैन जांगो ने कहा कि उन्होंने अपने असली ग्रैंडसन को मार दिया, लेकिन वो जिंदा कैसे है ये हमें आगे के आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो यहाँ पर असली साउंड जो होता है वो बचपन से ही थोड़ा साइको टाइप का होता है, इसलिए साउंड की मॉम असली साउंड को अंधेरे कमरे में बंद कर रखती थी। और यहाँ तक कि चेयरमैन जांगो ने उसे कभी पब्लिक में भी आने नहीं दिया था, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन थे, क्योंकि उनके असली ग्रैंडसन की हरकतें सामने आ जाती तो उनकी इज्जत खराब हो जाती। और यहाँ पर प्रेजेंट में साउंड को होश आ जाता है, जहाँ पर हिजू उसके साथ होती है और वो डॉक्टर को बुलाने जाती है। तभी सांगू यहाँ पर आता है। साउंड पूछता है कि मेरे साथ जो आदमी थे वो कैसा है, तो सांगू उसे आईसीयू के बाहर ले जाता है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। देन वो उससे सब कुछ पूछता है, तो साउंड उसे बताता है कि मिस्टर जोंग ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और ये सुनकर सांगू शॉक्ड होता है। तो साउंड कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सांगू कहता है कि क्या इसमें हिजू भी इन्वॉल्व है। साउंड कहता है कि हिजू मेरी इकलौती फैमिली है और जो कोई गलत रिलेशन नहीं है, तो डोंट वरी। सांगू कहता है कि फिर तुम उसे सबसे छुपा क्यों रहे हो। साउंड कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको कुछ भी गलत फेस करना पड़े। देन वो उसे थैंक यू कहता है उनकी जान बचाने के लिए, और वो मिस्टर जोंग को किसी भी हालत में बचाने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक लौते विटनेस है और उन्हें इन ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के केस का और उन बच्चों के गायब होने के पीछे जो भी इंसान है और मुझे धमकी देने वाला किडनैपर एक ही है, क्योंकि मिस्टर जंग ने मुझे हिंट भेज दिया था। देन साउंड अपने रूम में आता है और अपना फोन चेक करता है, जहाँ पर उसे कल रात के हिजू के बहुत सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस दिखते हैं। तो साउंड एक नर्स से हिजू के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो तो काफी देर पहले ही चली गई। और यहाँ पर हिजू को हम घर पर देखते हैं, जो कि उस किडनैपर वाले फोन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, क्योंकि वो साउंड पर और खतरा नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन उसके पुलिस स्टेशन अंदर जाने से पहले ही वहाँ पर साउंड पहुंच जाता है और वो हिजू को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। तो हिजू उसे रोककर कहती है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, और मैं जानती हूँ कि तुम बेक साउंड नहीं हो, और ये भी जानती हूँ कि असली बेक साउंड कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है, मुझे समझ में आ गया है। पर आगे वो जो भी करे उससे पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा। साउंड उसे समझाने जाता है, लेकिन हिजू कहती है कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी ताकि दोबारा तुम्हें कोई हर्ट ना कर सके। और साउंड इस मैटर में हिजू को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए वो फोन पुलिस को देने से रोक लेता है। इधर मिस्टर बेग का शूट हो रहा था, जहाँ पर साउंड को आना था पर उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए मिस्टर बेग अपनी वाइफ के साथ शूटिंग शुरू करते हैं। तभी एक पार्सल आता है जिसमें कुछ मछलियों को काट कर जोड़ा गया था, और ये देखकर साउंड की मॉम जल्दी से बाहर आती है और वो डिलीवरी मैन को जाते हुए देखती है और वो अपनी कार निकालकर उसको फॉलो करने लगती है। तो उसके पीछे जाते हुए वो उनके एक पुराने फैमिली हाउस में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वहीं किडनैपर कहता है कि आप लोगों ने तो मुझे मार
मार ही दिया था, तो आप क्यों रो रही हैं? उस बेग जांगू ने मुझे किस तरीके से मार दिया था ये तो आप जानते ही थे। और 2 दिन बाद इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी आ रही है और आज से ठीक 1 साल पहले न्यूज में इनकी फोटोज और वीडियोस देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था। इन्होंने मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जिंदा था और मेरी मेमोरीज चली गई थी। और इनकी मौत की न्यूज सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि मैं खुद इनको अपने हाथों से मारना चाहता था। लेकिन मैं वापस आप लोगों के पास क्यों नहीं गया आपको पता है? क्योंकि आप लोग मुझे फिर मार देते। और उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तभी यहाँ पर बटलर किंग कुछ गार्ड्स को लेकर आता है, लेकिन किडनैपर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर सांगू यूरी के इतने सारे मैसेज देखकर उसको मिलने के लिए बुलाता है। यूरी मिलने आती है तो उसकी चोट को देखकर यूरी की उसको बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आग से बचाने के चक्कर में सांगू को भी चोट लग गई थी। तो यूरी ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब बताने के लिए कहती है। तो सांगू कहता है कि बस एक फायर इंसिडेंट था। यूरी उससे पूछती है कि क्या हुआ था, तो सांगू कहता है कि किसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बात है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता। तो यूरी उससे बताती है कि हायर अथॉरिटीज हमारी क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कह रही हैं, और मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है जो नहीं चाहता कि सच्चाई बाहर आए। इधर हीजू साउंड को हॉस्पिटल लेकर आती है और पूछती है कि मेरे लोकेशन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। साउंड उसे बताता है कि पहाड़ से गिरने वाले एक्सीडेंट के बाद ही वो हीजू के फोन के लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। हीजू कहती है कि मुझे भी तुम्हारे फोन के लोकेशन का ट्रैकर चाहिए। इस पर साउंड कहता है कि फ्यूचर में अगर मैं तुम्हें कभी नहीं मिला या मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाए तो तुम मुझे ढूंढने मत आना, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे अब पता है कि वो किडनैपर कौन है। हीजू कहती है कि उसे क्या चाहिए होगा। साउंड कहता है कि उसका पता नहीं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो मुझे पता है, और मैं ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और यहाँ पर अगली सुबह मिस्टर जोंग को होश आ जाता है और साउंड उनसे बात करने जाता है, तो वो साउंड को सॉरी कहते हैं और बताते हैं कि मुझे उसे नहीं बचाना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है चेयरमैन जांगो ने असली साउंड को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था और उसे सूटकेस में भरकर मिस्टर जोंग को दिया था उसे ठिकाने लगाने के लिए। पर चेयरमैन जांगो के जाने के बाद उसने देखा कि उस बच्चे की सांसें चल रही थी और उनका दिल नहीं किया उस बच्चे को मारने का, पर इसकी मेमोरीज भी चली गई थी और मेंटली वो कमजोर हो गया था। इसलिए मिस्टर जंग को लगा कि वो उसका ख्याल रख सकेंगे, लेकिन उसके अंदर का मॉन्स्टर फिर से बाहर आ गया। तो सान पूछता है कि उन बच्चों की लाशों को आपने कहाँ पर दफनाया था, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा ताकि मैं उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकूं। इधर हिजू सांगो से मिलती है जो उसे बताता है कि कॉलेज टाइम में जब वो एक ऑर्फनेज गई थी तब एक रोते हुए बेबी को चुप कराने के लिए हिजू ने लोरी गाई थी, जिसे वहाँ के प्रिंसिपल ने देखा था। तो तब सांगो को पता चला था कि हिजू बात कर सकती है, तो हिजू उससे ये बात छुपाने के लिए उससे सॉरी कहती है। तो सांगो कहता है इट्स ओके, कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुन ली। तभी हिजू उसे अपने और साउंड के बारे में बताने जा रही थी। तो सांगो कहता है कि मैं जानता हूँ, और जब मुझे पता चला तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ था और फिर तुम्हारी चिंता हुई, लेकिन एक बात तो पक्की है कि साउंड तुम्हें छुपा नहीं रहा था, बल्कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। हिजू को याद आता है कि जब साउंड ने कहा था कि मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ पर कोई भी अटैक्स हो, तो इस तरीके से वो उनकी मैरिड लाइफ को प्राइवेट रखकर हिजू को प्रोटेक्ट ही कर रहा था। और यहाँ पर हिजू उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि साउंड इवेंट के लिए रेडी हो रहा है। तो हिजू उसके टाई बांधने को कहती है, लेकिन उसको आता नहीं था, तो साउंड उसको सिखाता है। तो हिजू उसे केयरफुल रहने को कहती है और साउंड उसे गले लगाकर कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। तभी साउंड को मिस्टर कांग का कॉल आता है, जो कि अपनी टीम को लेकर साउंड से हॉस्पिटल मिलने आए थे। और उनके रूम में घुसने से पहले साउंड जल्दी से रूम के बाहर आ जाता है और उन सबको बाहर से ही भगा देता है। और अब ये सब इवेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर पहली बार साउंड और हिजू एक साथ स्टेज पर आने वाले थे। तो दोनों बहुत अच्छे तरीके से इवेंट को कंप्लीट करते हैं और अब साउंड निकल पड़ता है मिस्टर जंग की बताई गई हुई जगह पर, जहाँ पर उन्होंने उन बच्चों को दफनाया था। और जाते टाइम साउंड का रिपोर्टर फ्रेंड उसको कॉल करता है और उससे कहता है कि मिसिंग बच्चों के केस के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, इसमें मुझे उनके बारे में कोई खास डिटेल्स तो नहीं पता चली, पर एक बात तो पता चली है कि मरने वाला जुड़वा भाइयों में से एक बच्चा था जिसका ट्विन ब्रदर जिंदा है। तो साउंड उसे ट्विन ब्रदर के बारे में पता करने को कहता है। इधर दोजे हिजू को यहाँ से उनके ऑफिस छोड़ने जाता है और यहाँ पर साउंड उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उन बच्चों को दफनाया गया था। तभी उसका रिपोर्टर फ्रेंड मिस्टर जांग कॉल करके बताता है कि उसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग चाइल्ड केयर सेंटर के डेटा से उस जिंदा ब्रदर के बारे में पता चल गया है, जिसका नाम था युनमिन सॉन्ग, और उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। फिर उसका नाम रखा था पार्क दोजे, यानी कि साउंड का असिस्टेंट। तो यहाँ पर रिवील होता है कि दोजे ही इन सब का मास्टरमाइंड है और किडनैपर को काम पे रखने वाला मास्टर। और अब इसने हिजू को किडनैप कर लिया था उसके पीने के पानी में ड्रग मिलाकर। और यहाँ पर साउंड दोजे को कॉल करता है, लेकिन दोजे उसका कॉल पिक नहीं करता। तो साउंड को हिजू की फिक्र होती है और वो हिजू को कॉल करता है, तो उसका फोन स्विच ऑफ था। So गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।